अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। गजा में हर गुज़िरता दिन फ़लस्तीनियों के लिए क़यामत से पहले क़यामत का मंजर पेश कर रहा है। पिछले 1.5 साल से जारी इसराइली जारियत में पहले तो काबिज़ अफवाज गजा के शहरियों पर खतरनाक हथियारों का बेदरीग इस्तेमाल करती थी, मगर अब भूख और बड़े पैमाने पर फाका कुशी को हथियार बना लिया गया है, जिसके बाद दुनिया के कई ममालिक इसराइली सफाकियत के खिलाफ मुजाहिरों में तेजी आ गई है। इसराइल के खिलाफ अवामी राय तेजी से मनफी हो रही है और इसी सूरत हाल में इसराइल के देरपा इत्तेहादी और यूरोप के इंतहाई अहम मुल्क फ्रांस की जानिब से अहम ऐलान सामने आया है, जिसने न सिर्फ इसराइल को सीख पा कर दिया है बल्कि अमेरिका को भी परेशान कर दिया है। कल रात फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से ऐलान किया गया कि फ्रांस रवां साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली इजलास के दौरान फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। फ्रांसीसी सदर ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि आज इस बात की अशद ज़रूरत है कि गजा में जंग का खात्मा हो, सिविलियन आबादी को बचाया जाए और अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। हमें फौरी जंग बंदी, तमाम यरगमालियों की रिहाई और गजा की आवाम को बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद पहुंचाने की ज़रूरत है। मगर जहां फ्रांसीसी सदर ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की बात की है, वहीं हमास के अस्करी सलाहियत ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए इस बात पर भी जोर दिया है कि फ़लस्तीन को इस काबिल बनाना चाहिए कि अपनी गैर अस्करी हैसियत को कबूल करके और इसराइल को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करके मशरिक़ वस्ता में सबकी सलामती के लिए अपना किरदार अदा कर सके। अहम बात यह कि अब तक कम अज़ कम 147 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं, जिनमें रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान समेत दीगर अहम ममालिक शामिल हैं। मगर अब तक G7 के किसी मुल्क ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला नहीं किया था। इसलिए फ्रांस के इस ऐलान को जहां फ़लस्तीनी अथॉरिटी, हमास और सऊदी अरब की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है, वहीं इसराइल और अमेरिका की जानिब से इस फैसले की शदीद मज़म्मत की जा रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका इमैनुअल मैक्रोन के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मंसूबे और फैसले को सख्ती से मुस्तरद करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक जल्दबाजी में किया गया फैसला हमास के प्रोपेगेंडा की फतह है। ये 7 अक्टूबर के हमले के मुतासरीन के मुंह पर तमाचा है। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ्रांस के फैसले की मज़म्मत करते हुए कहा कि इन हालात में फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के साथ अमन से रहने के बजाय इसराइल को ख़त्म करने के लिए लॉन्च पैड होगी। फ्रांस के इस ऐलान से कुछ माह पहले आयरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और स्पेन की जानिब से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान पर भी इसराइल ने इसी गुस्से का इजहार किया था। लेकिन अब यहाँ ये सवाल अहम है कि फ्रांस की जानिब से इस फैसले का फ़लस्तीन और बिलखसूस गजा की ज़मीनी सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा। इसी हवाले से CNN के तज्ज़ियेकार जोसेफ एटमन ने अपने तज्ज़िये में लिखा है कि मैक्रोन का फैसला एक बड़ा कदम है और ये दीगर बड़े ममालिक के लिए भी इस फैसले की पैरवी करने की राह हमवार कर सकता है। फ्रांस के सीनियर सदारती हुकाम ने CNN को बताया कि इनके कुछ साथियों से बात हुई है और लगता है कि सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाला फ्रांस अकेला नहीं होगा। तज्ज़िये के मुताबिक अब सबकी नज़रें बरतानिया और जर्मनी पर होंगी, जबकि अमेरिका का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इम्कान कम लगता है। जबकि ज़मीन पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए फ्रांस का फैसला ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगा। इस तज्ज़िये के मुताबिक फ्रांस की जानिब से सितंबर की डेडलाइन भूख से मरते फ़लस्तीनियों के लिए बहुत दूर है। फ्रांस का तना फैसला मैक्रोन की तरफ से मायूसी की अलामत भी हो सकता है, क्योंकि मैक्रोन एक ऐसे रहनुमा है जो आलमी सतह पर इत्तेहाद बनाना पसंद करते हैं। ताहम फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला अचानक से नहीं किया गया। CNN के जोसेफ एटमन के मुताबिक एक माह पहले ऐसा लग रहा था कि फ्रांस फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा। इस हवाले से सऊदी अरब के साथ रियाज में 17 से 20 जून तक एक समिट भी होने वाली थी, मगर इसराइल और ईरान के दरमियान जंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से यह मनसूबा ताख़ीर का शिकार हो गया। माहिरीन का ख्याल था कि फ्रांस और सऊदी अरब दूसरे ममालिक को फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए साथ मिलाएंगे ताकि इसराइल और अमेरिका को 2 रियासती हल का पैगाम दिया जा सके। CNN के तज्ज़िये के मुताबिक मैक्रोन को सितंबर में कामयाबी मिल सकती है अगर दूसरे ममालिक फ्रांस की पैरवी करें, लेकिन इसमें फ्रांस का सिफारती असर भी खतरे में पड़ सकता है। फ्रांसीसी हुकूमती ओहदेदार ने CNN को बताया कि मकसद ये है कि दूसरे ममालिक पर थोड़ा दबाव डाला जाए और इसी हवाले से मैक्रोन का फैसला अहम है। फ्रांस के इस फैसले के बाद फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक बरतानिया से भी अहम खबर सामने आ रही है, जहां बरतानिया के पार्लियामेंट के 125 अरकान ने पार्टी वाबस्तगी से बालतर होकर वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को एक ख़त लिखा है, जिसमें वज़ीर आज़म से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर जोर दिया गया है। जबकि कुछ रोज़ पहले लंदन के मेयर सादिक खान भी बरतानवी हुकूमत से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा कर चुके हैं। अहम बात यह कि गजा में इसराइल के मुसल्लत करदा कहत की सूरत हाल पर आज बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के हुकूमती सरबराह हंगामी बातचीत भी कर रहे हैं और अब देखना होगा कि इस इमरजेंसी कॉल में क्या ऐलानात या मुतालबात सामने आते हैं, क्योंकि यूरोप के अहम ममालिक पर यह तनकीद होती रही है कि वो फ़लस्तीन में जारी मजालिम के खिलाफ आवाज़ तो उठा रहे हैं, मगर इसराइल के खिलाफ कोई अमली कदम लेने से कासिर है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक 2024 में यूरोपीय यूनियन इसराइल का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार था
और इसराइली बरामदात का 32% यूरोपीय यूनियन को जाता है। लेकिन फिर भी यूरोपीय यूनियन ने गजा में जंगी और इंसानियत के खिलाफ जुराइम रोकने के लिए इसराइल पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल नहीं किया और शायद इसीलिए तमाम तर तनकीद, मुज़म्मतों और दबाव के बावजूद इसराइल के गजा में जाराना इक़दाम रोकने का नाम नहीं ले रहे। बल्कि कल इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे को भी इसराइल में शामिल करने के लिए करारदाद मंजूर की है, जिस पर अरब ममालिक के अलावा यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी इसराइल पर तनकीद हो रही है। जबकि आज मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की करारदाद के खिलाफ पाकिस्तान की सेनेट में भी मुज़म्मती करारदाद मंजूर की गई है। कल इसराइल की नाजायज़ और जाली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे पर कब्जा करने की एक कभी करारदाद मंजूर की है। इसराइल को मुतनब्बा करना चाहते हैं कि खबरदार ऐसी घिनौनी और कभी हरकत पर पाकिस्तान कम अज़ कम हर लिहाज से मुज़ाहमत करेगा, चाहे सारा आलम इस्लाम सोया रहे। हम किसी इब्राहिम अकॉर्ड को नहीं मानते, न सिर्फ हम नहीं मानते, पाकिस्तान की आवाम का एक एक बच्चा उस इब्राहिम अकॉर्ड पे लानत भेजता है। और जो हमारे अंदर उनके एजेंट बैठे हैं जो बार बार ये उछालते हैं इब्राहिम अकॉर्ड का या किसी न किसी तरह से इसराइल को तस्लीम करने का शोशा छोड़ते हैं, आज यहाँ से उनको भी ये पैगाम जाना चाहिए। ये मेरे पास रेजोल्यूशन है जो सेनेटर कुर्रतुल अनवरी और मैंने तैयार की और पूरे हाउस की जो है उन्होंने इसको साइन किया है। इसराइल पर आलमी दबाव तो बढ़ता जा रहा है, मगर इसराइल की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों पर वहशियाना मुजालिम और कत्ले आम का सिलसिला भी जारी है। पिछले 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 80 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि ग़ज़ाई किल्लत की वजह से मजीद 9 फ़लस्तीनी जहाँ भाग हो चुके हैं, जिसके बाद इसराइल की जानिब से पैदा करदा फाका कुशी की वजह से जहाँ भाग होने वालों की तादाद 122 हो गई है। फ्रांस की गैर सरकारी तिबी तंजीम के मुताबिक गजा में हर 4 में से एक बच्चा और हमला खातून ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। ताहम अब ग़ज़ाई किल्लत सिर्फ गजा के लोगों तक महदूद नहीं रही, बल्कि तिबी अमला भी ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक इमदादी बंदिश की वजह से गजा के लोग इंसानों की पैदा करदा इज्तिमाई भूख का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी उनवरा के कमिश्नर जनरल के मुताबिक गजा के लोग अब ना ही जिंदा हैं और ना ही मुर्दा हैं, बल्कि अब वो चलती फिरती लाशें बन चुके हैं। मगर अलमिया यह है कि पूरी दुनिया एक तरफ, इसराइल दूसरी तरफ खड़ा है, जो गजा में पैदा करदा फाका कुशी को मानने से इनकारी है। इसराइल का दावा है कि उसने अमेरिका के साथ मिलकर गजा के शहरियों के लिए इमदादी मराकज़ कायम कर रखे हैं, मगर हकीकत यह है कि मुतनाज़ा इमदादी मराकज़ गजा के लोगों के लिए कत्ल गाहें बन चुके हैं। इसी हवाले से CNN ने एक रिपोर्ट में करबनाक मनाजिर पेश किए हैं। अपने 13 साला बेटे की बेजान लाश को गोद में लिए हमीद मसूद कर्ब में चीख उठता है। इसके गिर्द सब कुछ धुंधला हो चुका है, लेकिन ऊपर से गोलियों की आवाज अब भी थमती नहीं। कुछ लम्हे पहले ही कमसिन इब्राहिम को एक गोली ने निशाना बनाया है। वो उन हजारों फलस्तीनियों में से एक बन गया जिन्हें गुज़िश्ता 8 हफ्तों में खुराक के मराकज़ और इमदादी काफिलों के करीब इसराइली गोलियों ने निशाना बनाया। ये आदाद-ओ-शुमार फलस्तीनी वजारत सेहत ने जारी किए हैं। मई के आखिर से लेकर अब तक गजा में खुराक की तलाश एक मौत का सफर बन चुकी है। तकरीबन हर रोज फाकाज़दा फलस्तीनी सिर्फ अपने खानदान के लिए खाने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठते हैं। इब्राहिम भी उनमें से एक था, एक ऐसा बच्चा जो हमेशा मदद के लिए बेताब रहता, जो हर बार अपने वालिद के साथ आटे की तलाश में निकलता ताकि दादी, हमसायों और बहन भाइयों का पेट भर सके। उस रोज भी जैसे ही वो इमदादी ट्रक की तरफ बढ़े, इब्राहिम अचानक जमीन पर गिर गया। मुझे इब्तिदा में इसके जिस्म पर कोई जख्म नजर नहीं आया, वालिद बताते हैं। फिर अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है। घबराहट, बेबसी और सदमे में डूबे मोहम्मद ने बेटे को पुकारना शुरू किया, इब्राहिम, इब्राहिम। बेटे के आखिरी अल्फाज उसके बाप की रूह पर नक्श हो चुके हैं। अम्मी के पास ले जाएं, अम्मी के पास ले जाएं, अब्बू प्लीज मुझे बाहर निकालें। और फिर खामोशी, एक ऐसी खामोशी जिसने उसके बाप की दुनिया को बिखेर कर रख दिया। गजा में कई लोग सिर्फ एक वक्त की रोटी की तलाश में अपने प्यारों को रोजाना की बुनियाद पर खो रहे हैं, जबकि ग़ज़ाई किल्लत की वजह से जांबाग होने वालों में 80% कमसिन बच्चे हैं, जबकि माएँ इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि अब वो अपने बच्चों को दूध पिलाने से भी कासिर हैं। इसी हवाले से BBC की रिपोर्ट देखिए। गजा में दाखिल होने वाली एड को इसराइल कंट्रोल करता है। अब ग़ज़ाइयत की कमी से गजा में बच्चे मर रहे हैं। गजा में बच्चों के अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है जो सीरियस हैं और जिन्हें फौरी निगहदाश्त की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि कहीं दूध नहीं है और मैं खुद इतनी कमज़ोर हूँ कि अपना दूध नहीं पिला सकती। हम माएँ अपने बच्चों को तकलीफ़ में देख रही हैं। ये हमारे लिए बहुत तकलीफ देह है।
अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 1 लाख ख़वातीन और बच्चे ग़ज़ाइयत की शदीद कमी का शिकार हैं और उन्हें जल्द अज जल्द इलाज की ज़रूरत है। हालात की वजह से दूध नहीं है, खाना नहीं है, कुछ पीने को नहीं है। ये कहत है। मैं अपने बच्चों से नज़रें नहीं मिला पाती। हम जुम्मे को अस्पताल में दाखिल हुए थे और तब से मेरा बेटा ड्रिप्स पर जिंदा है। ये चल भी नहीं सकता। इसराइल का कहना है कि गजा में गुज़श्ता चंद हफ्तों में बच्चों की खुराक और शीरख्वार बच्चों के फार्मूले के तकरीबन 2000 टन फराहम किए गए हैं। अब एक तरफ गजा में इंसानी बुहरान शदीद से शदीदतर होता जा रहा है, वहीं गजा में जंग बंदी की उम्मीदें भी दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि कल इसराइल और अमेरिका ने दोहा में 20 दिन से जारी जंग बंदी मुज़ाकरात में शामिल अपने नुमाइंदों को वापस बुला लिया है, जिसकी वजह हमास की जंग बंदी की तजावीज़ को करार दिया जा रहा है। इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले अपने बयान में कहा है कि हमास जंग बंदी या कैदियों के तबादले के मुआहदे में दिलचस्पी नहीं रखती। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि अब हमास के जंगजू शिकार बनाए जाएंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद एक और मौके हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। रवां साल मई में भारत को जंगी और सिफाती महाज पर शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की दुनिया के अहम तरीन ममालिक से मुआशी, सियासी और सिफाती ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों में तेजी नजर आ रही है। और एक तरफ जहां भारत को इस वक्त अमेरिका की जानिब से मुसलसल सुक्की का सामना है, जहां अमेरिका और भारत के तिजारती मुज़ाकरात में डेडलॉक नजर आ रहा है, अमेरिकी सदर ट्रंप माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल समेत बड़ी टेक कंपनीज को भारत के बजाय अमेरिका में नौकरियां पैदा करने की तंबीह कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की अमेरिका से तिजारती मुआहदे और सरमायाकारी का नया दौर शुरू करने के लिए ट्रंप इंतजामिया से मुलाकातों में गैर मामूली पेशरफ्त सामने आ रही है। और न सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका से ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा कर रहा है, बल्कि चीन से स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने के लिए भी अहम राब्तों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से पिछले माह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रवां माह वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ट्रंप इंतजामिया से अहम मुलाकातों के बाद आज नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार की अमेरिकी वजीर खारजा से वाशिंगटन में अहम मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात को पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुनज़्ज़म बातचीत को बहाल करने की नई कोशिशों से जोड़ा जा रहा है। अहम बात यह कि बाइडन इंतजामिया के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो तातुल आ गया था, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने और बिलखसूस हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद इन ताल्लुकात में गैर मामूली तब्दीली आ गई है, जिसका अंदाज़ा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के हालिया दौरा अमेरिका से लगाया जा सकता है। और आज भी इसाक डार और मार्को रूबियो के दरमियान जो मुलाकात जारी है, इसमें दो तरफा ताल्लुकात, पाक भारत कशीदगी समेत खित्ते और बैनुल-अक़वामी मामलात पर बात हुई है। अहम बात यह कि इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया के टैरिफ्स के मामले पर दुनिया के कई ममालिक से मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि कुछ ममालिक के अमेरिका से मुआहदे हो चुके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान पर भी 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की कोशिश है कि इन टैरिफ्स में कमी और दोनों ममालिक के फ़ायदे के लिए नया तिजारती मुआहदा तय किया जाए, जिसके तहत पाकिस्तान अमेरिका से तेल की दरामद समेत दीगर अशिया की इम्पोर्ट में इजाफा करेगा, जबकि इसके बदले पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका की पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे की उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। इस हवाले से पिछले हफ्ते वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अमेरिकी सेक्रेटरी तिजारत से मुलाकात के बाद ये दावा किया था कि पाकिस्तान और अमेरिका तिजारती मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और तिजारती मुआहदे को लेकर बातचीत आखिरी मराहिल में है, जिसके बाद एक वसीतर और मजीद स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी शराकत-दारी का दरवाज़ा खुलेगा। पाक अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात से बाखबर अहम हुकूमती ज़राए ने हमें बताया है कि अमेरिका पाकिस्तान पर आए टैरिफ्स में खौतरखा कमी ला सकता है। ज़राए के मुताबिक नए तिजारती मुआहदे के तहत पाकिस्तान अमेरिका से पेट्रोलियम मसनूआत, सोयाबीन और कॉटन की दरामद में इजाफा करेगा और बदले में अमेरिका पाकिस्तान के ज़राअत, टेक्नोलॉजी और माइनिंग के शोबे में अहम सरमायाकारी कर सकता है। इसलिए अब देखना होगा कि नायब वजीर आजम इसाक डार के दौरा अमेरिका के दौरान तिजारती मुआहदे से मुतल्लिक कोई अहम ऐलान सामने आता है या नहीं। दूसरी तरफ इस वक्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीन के सरकारी दौरे पर मौजूद हैं। ISPR से जारी बयान के मुताबिक इस दौरे में आर्मी चीफ की बीजिंग में चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से आला सतह मुलाकातें हुई हैं, जिनमें चीन के नायब सदर हैंग ज़ेंग, वजीर खारजा वांग ज़ी और वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जनरल ज़ैंग यूशिया से मुलाकातें शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में पाक चीन आइनी स्ट्रेटेजिक शराकत-दारी के असर नौ तौसीक की गई। CPEC के तहत राब्ते के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया और मुश्तरका तरबियत,
दिफाई जदीदकारी और इदारा जाती रवाबित को फरोग देने के साथ हाइब्रिड और सरहद पार खतरात के मुकाबले के लिए बाहमी ऑपरेशनल हमआहंगी और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक ये दौरा दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए सियासी और अस्करी ताल्लुकात की अक्कासी करता है और आला सतह रवाबित और मुकालमे के जरिए इलाकाई सलामती को फरोग के मुश्तरका अज़म को उजागर करता है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों, अहम मुलाकातों और इक़दाम समेत पूरी सूरत पर हम तज्जिया लेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार कामरान यूसुफ ने। कामरान यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दहाइयों से हम देख रहे थे कि स्ट्रेटेजिक नौयत के थे, लेकिन पिछले 20 सालों में या 2 दहाइयों में हमने देखा है कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था, और जो बाइडेन इंतजामिया का दौर था उसमें तो हमने देखा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ना होने के बराबर ताल्लुकात थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ताल्लुकात में गर्मजोशी नजर आ रही है, खासतौर पर जो पाक भारत कशीदगी हुई उसके बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी नजर आ रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, वजीर खजाना हमारे अमेरिका में मौजूद थे जो टैरिफ डील पर निगोशिएट कर रहे हैं, फिर आज मार्को रूबियो और डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब की उनसे मुलाकात हुई है। क्या ये कहा जा सकता है कि एक नया आगाज है, नए ताल्लुकात का आगाज है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान? अब मेरे ख्याल में ये प्री मैच्योर होगा ये कहना कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक नए दौर का आगाज है। ये जो आपने बिल्कुल बात ठीक की कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा ट्रांजैक्शनल रहे, और ये जो अमेरिका की गवर्नमेंट है या जो सदारत है ट्रंप की, इसके बारे में कहा जाता है कि ये तो खुद अमेरिका की तारीख में ट्रांजैक्शनल है, जिस तरह के उनके रिलेशनशिप है, बल्कि ज़्यादा उनके जो ताल्लुकात अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ ख़राब हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये चीज़ पाकिस्तान भी समझता है कि बेशक ये रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनली क्यों ना हो, लेकिन इस सारे दौर के अंदर जब इतनी दुनिया के अंदर वॉलेटिलिटी है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो अमेरिकी मौजूदा इंतज़ामिया है, पाकिस्तान रिमेन्स ऑन द राइट साइड ऑफ देयर स्टोरी। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपने जिक्र किया बाइडेन इंतजामिया का, बिल्कुल बाइडेन दौर में पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया था। और अगर आप बाइडेन इंतजामिया का दौर देखें और फिर जब ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ नहीं उठाया था तो बहुत से खदशात थे, इवन पाकिस्तान में इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर के क्या ताल्लुकात की नौयत होगी। लेकिन उन खदशात को और फिर बाइडेन के दौर में जो ताल्लुकात की नौयत रही और अब जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक प्रोग्रेस हो रही है, तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि प्लेजेंटली पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइज है। और बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस और फिर आई थिंक पाकिस्तान की जो शूट डिप्लोमेसी है उसके नतीजे में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जहां अमेरिका के बाकी दुनिया के मुल्कों के साथ ताल्लुकात बहुत वॉलेटाइल हैं, पाकिस्तान सम और दी अदर आई थिंक उसमें से एक पॉजिटिव आपको चीज़ें इस वक्त नजर आ रही हैं। और ये जो मुलाकात है, आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से एटलीस्ट ये कोशिश है कि ये जो रिलेशनशिप इवन अगर ट्रांजैक्शनल भी हैं तो एक जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके तहत होने चाहिए, और तबादुल से दोनों मुल्कों के दरमियान जो इंगेजमेंट है एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल वो जारी रहनी चाहिए। जो आपने कहा कि पाकिस्तान से सडनली ताल्लुकात का बेहतर होना लोगों के लिए सरप्राइज भी है, क्योंकि दूसरे कई ममालिक के साथ बड़े वॉलेटाइल ताल्लुकात हैं। मिसाल इंडिया की भी हम ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी को एक दूसरे का दोस्त कहा जाता था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो वो इंडियंस को नहीं अमेरिकन को हायर करे। तो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बेहतर हुए या अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान की तरफ नजर आ रहा है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज देख रहा है पाकिस्तान में अमेरिका या बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली? क्या वजह क्या नजर आ रही है? आई थिंक इसमें जो सबसे बड़ी वजह एक तो खुद सदर ट्रंप है, क्योंकि वो गैर रिवायती सियासतदान है और लिटरली आप कह सकते हैं कि वो तो एक बार उनके जो माइंड में जो चीज़ आती है वो उसके मुताबिक एक्ट करते हैं। क्योंकि बहुत से जो अमेरिका के अंदर भी तजियाकार थे, जो मेरी मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के लोगों से बात होती रहती है, और उनका ये कहना है कि जो कुछ ट्रंप पाकिस्तान से मुतालिक जो भी उनकी पॉलिसी है वो बिल्कुल भी ग्राउंड रियलिटी को उनके मुताबिक रिफ्लेक्ट नहीं करती। और उसमें अगर अमेरिकी सदर ट्रंप अपने जो एडवाइजर्स हैं अगर उनकी वो बात सुनते तो शायद पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात ना होते। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि उसमें एक जो क्रिटिकल फैक्टर है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से शुरू में ही जो वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स ऑफ एबी गेट बॉम्बिंग जो अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुआ था, जिसमें 13 अमेरिकी फौजी मारे गए थे, उसके मोहम्मद शरीफुल्लाह की जो गिरफ्तारी है वो उसने बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया। और ट्रंप को ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान इज स्टिल बड़ा यूजफुल है, और वो क्योंकि उनके डोमेस्टिक एजेंडे को प्रमोट करने में उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। फिर जो ट्रंप की खासियत है उनके बारे में कहा जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग मैन पर्सनालिटीज को पसंद करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के जंग के तनाजुर में हमने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को जवाब दिया, तो अमेरिकी सदर ट्रंप को भी ये अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान
इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री और उसके साथ अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें आई थिंक जो क्रिटिकल फैक्टर है एक खुद सदर ट्रंप है, और दूसरा आई थिंक जो अहम क्रिटिकल फैक्टर है वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो डिपेंडेंस है पूरी दुनिया की रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें वो चीन के ऊपर है। 90% जो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन है वो कंट्रोल करता है चीन, और अमेरिका की ख्वाहिश है कि उसको डाइवर्सिफाई किया जाए और पाकिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल का शोबा है उसमें सरमायाकारी की जाए ताकि चीन के ऊपर जो इन्हिसार है वो कम किया जा सके। तो ये दूसरा वो क्रिटिकल फैक्टर है जिसकी वजह से अमेरिका को ये लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको ठीक रखना चाहिए। इस हवाले से इतलात भी आ रही है कि अमेरिका ने 29% टैरिफ फिलहाल पास किया गया है, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि उसमें खातर का कमी हो सकती है और पाकिस्तान जो है कुछ अशिया इंपोर्ट करेगा अमेरिका से, और फिर अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेगा जिसमें आपने भी रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की। तो पाकिस्तान इसको बैलेंस कैसे करेगा, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं फील्ड मार्शल साहब जो है वो इस वक्त चाइना में मौजूद है, वहाँ पे भी हमारे चाइना से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिका का हमेशा ये कंसर्न रहा है कि पाकिस्तान जब जब करीब होता है चाइना से वो उनके लिए कंसर्न रहा है। तो हाउ डू वी बैलेंस दिस? आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा पाकिस्तान के लिए रहा है कि, और पाकिस्तान की पॉलिसी वैसे रही है कि हम जो बड़ी ताकतें उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात चाहते हैं, चीन के साथ भी ताल्लुकात चाहते हैं, और ये कुछ जीरो सम गेम नहीं है। जहां तक चीन की बात है, मेरा ख्याल है मैं हाल ही में चीन के मैं था मौजूद वहां पर, तो चीन की जहां तक बात है तो चीन को कभी भी एतराज नहीं है कि हमारे मगरबी ममालिक के साथ साथ करके अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो उस पर उनको कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करते हैं कि बेशक अगर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे भी तो कभी भी पाकिस्तान कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगा जो चीन के मफादात के खिलाफ होगा। लेकिन अमेरिका ऑन दी अदर हैंड शायद उनको इतना पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं है। एक कोशिश जरूर हो सकती है कि वो पाकिस्तान को चीन से दूर करें, लेकिन हैविंग सेड दैट मेरी जो अमेरिका के मुख्तलिफ हुकाम है, माजी में भी उनसे बात होती रही, वो भी शायद ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि अब पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी इस कदर आगे बढ़ गई है कि अमेरिका शायद कोई मुतबादल देना चाहे भी तो वो दे नहीं सकता। तो ऐसी सूरत में आई थिंक अमेरिका भी ये चाहता है कि ठीक है, एज लॉन्ग एज अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान ना हो, चीन के साथ जो भी हम अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, तो वो आई थिंक इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अभी तक आई थिंक मेरे ख्याल है, जैसे आपने जिक्र किया कि आर्मी चीफ चीन के दौरे पर हैं, इसहाक डार साहब वॉशिंगटन में हैं, तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान जो एक बैलेंसिंग एक्ट या डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी तक पाकिस्तान किसी हद तक उसमें कामयाब है। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल, हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फाइनेंस बिल में एफबीआर को गिरफ्तारी के इख्तियार दिए जाने और 2 लाख रुपए की रकम अकाउंट में जमा कराने पर टैक्स कटौती के फैसले पर बिजनेस कम्युनिटी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इन शिकायत के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी और ताजिर तंजीमों ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर आज़म के मामले खसूसी हारून अख्तर से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी को इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया और हारून अख्तर की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी, जिसने बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात पर उनसे मुशावरत करके वजीर आज़म को 30 रोज़ में रिपोर्ट पेश करना थी। मगर हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं हुए और इस रिपोर्ट की सिफारिशात से पहले ही रवां हफ्ते बिजनेस कम्युनिटी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी ने एफबीआर को गिरफ्तारी के इख्तियार दिए जाने पर तशवीश का इजहार किया। जिसके बाद ये खबरें भी सामने आई कि आर्मी चीफ की जानिब से बिजनेस कम्युनिटी को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि एफबीआर को किसी भी सूरत में बिजनेस कम्युनिटी को हरासा नहीं करने दिया जाएगा। मुलाकात के बाद एप्टेमा की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक मुल्क भर के 18 चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदूर ने साबिक निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज की सरबराही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की और एफबीआर को दिए गए इख्तियारात से जन्म लेने वाले मसाइल उनके सामने रखे। इस मुलाकात में गौहर एजाज ने यह मुतालबा भी किया कि मुल्क में शरह-ए-सूद महंगाई की शरह के मुताबिक कम की जाए। कहा जा रहा है कि बिजनेस कम्युनिटी की फील्ड मार्शल से मुलाकात का एहतमाम भी गौहर एजाज ने किया था और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर एजाज साहब, आपने हमें वक्त दिया। गौहर साहब, एक तो इस वक्त आप मुतालबा कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% पे लाए जाए, इन्फ्लेशन के मुताबिक कम होने चाहिए। मैं चाहूँगा कि उस पर भी हम तफसील से बात करें, लेकिन पहले बात करते हैं जो ताजिर कम्युनिटी है उनके कंसर्न्स के हवाले से। फाइनेंस बिल में जो एफबीआर को पावर्स दिए गए हैं अरेस्ट के, उसको लेकर बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ और चीज़ों को लेकर भी हैं, और उस हवाले से वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात कर चुके थे, जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं हारून अख्तर साहब, उनसे भी मुलाकात कर चुके थे। लेकिन फिर रवां हफ्ते हमने देखा है कि आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि उसका एहतमाम आपने किया था। ज़रा बताइएगा कि क्या कंसर्न्स हैं
और बातचीत क्या हुई मीटिंग में कि क्या उन कंसर्न्स को दूर किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, देखें, पाकिस्तान आज 3 साल से जो है वो एक सफ़र तय कर रहा है जो कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी का है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि तमाम जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जितने मार्कर्स हैं, तमाम पॉजिटिव हैं। हमारी स्टॉक मार्केट जो है, कोई कहता था कि हो नहीं सकता कि स्टॉक मार्केट जो है वो 1,30,000 1.5 लाख का ख्वाब भी देख सके। मुझे याद है मैंने 2 साल पहले जो है आपके प्रोग्राम पे भी और प्रोग्राम से भी ये कहा था कि ये पाकिस्तान की मार्केट 3 पी है, ये 8 पी इसका पहला पड़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि आज 7 पी पे पहुंच गई है और 1,40,000 है, और तकरीबन 58 बिलियन टू 60 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है। उस वक्त शायद 30 बिलियन डॉलर भी नहीं थी। ये जो सफ़र है, मैं ये समझता हूँ ये सफ़र जो है वो खाली यहाँ नहीं था कि कैपिटल मार्केट्स में लोगों की वैल्यूएशन बढ़ी या पाकिस्तान की जो है एक पॉजिटिविटी आई। आप देखते जाएं कि पाकिस्तान का रुपया 2 साल से 280, 82, 83 पे स्टेबल खड़ा है, और वो भी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट उसका आज भी अगर हम गिनते हैं तो हम कहते हैं कि 96, 97 है। मतलब ये इसका रियल वैल्यू आज भी 275 है, 283, 84 भी नहीं है। तो जो भी पॉलिसीज़ इस वक्त पिछले 2 साल से स्पेशली चल रही हैं वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे चल रही हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि रेवेन्यू भी 9.7 ट्रिलियन का रेवेन्यू जो था वो 2024 के साल में था, और 2025 में हमने इसको 11.7 ट्रिलियन देखा, जो कि 2 ट्रिलियन रुपए पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान के सनतकारों ने, पाकिस्तान के ताजरों ने, पाकिस्तान के हर शख्स ने टैक्स अदा किया, जो कि 280 रुपए के डॉलर पे स्टेबल रेट के ऊपर कभी 2 ट्रिलियन रुपीस की इंक्रीज या मोर देन 2% जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशियो शायद कभी हिस्ट्री में पाकिस्तान की नहीं बढ़ा, लेकिन इस साल में हमने देखा ये बढ़ा। तो बिजनेस कम्युनिटी ये एक्सपेक्ट करती थी और करती है कि हमें 2 ट्रिलियन रुपए ज़्यादा टैक्स भी दिया है। अगले साल का टारगेट 2 ट्रिलियन और जो है वो बढ़ा के रखा गया। तो बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और बिजनेस कम्युनिटी को उसकी जो है वो ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर ज़रूर दी जाए। मैं बिलीव करता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की बैकबोन है, और पाकिस्तान की जो बैकबोन है वो पाकिस्तान की तिजारत ही होगी। आज हम जब अमेरिका की बात भी कर रहे हैं ट्रेड, तो काम तो पाकिस्तान के सनतकारों और ताजरों ने करना है, जिससे हमारी जो है वो जो ट्रेड जो डील होगी जिससे पाकिस्तान की तरक्की। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिटी ने जो है वो हारून अख्तर साहब से मुलाकात की, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात की। क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात उस तरीके से दूर नहीं हुए थे? क्योंकि रिपोर्ट ये हो रहा है कि वो वज़ीर आज़म से मिलना चाहते थे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के पास वक्त नहीं था। फिर वो फील्ड मार्शल साहब से मिले और वहाँ पे उन्होंने कंसर्न शो किया सिविल हुकूमत के हवाले से, चंद वज़रा के हवाले से, खासतौर पे FBR के हवाले से, और फिर यकीन दहानी करवाई गई है कि कोई भी इदारा बिजनेस कम्युनिटी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। जी, आप मुझे इस बात का यकीन है कि अगर इनकी मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से भी हो जाती तो वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है यही यकीन दहानी करानी थी, और वज़ीर आज़म साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस हारून अख्तर खान साहब के थ्रू जो है वो फेडरेशन के प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट भी की थी। लेकिन एक आपने देखा कि कराची चैम्बर ने और लाहौर चैम्बर ने उसके बावजूद स्ट्राइक की कि हमें रिटन स्टेटमेंट चाहिए, और बहुत इज़्तिराब था लोगों का। तो जो है वो इस मीटिंग से मैं ये समझता हूँ, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब की ये पहली मीटिंग नहीं है, वो हर 3 महीने बाद ही बिजनेस कम्युनिटी से मिलते रहते हैं और बहुत कंसर्न्ड है इकॉनमी के ऊपर, और उन्होंने बहुत मेहनत की है पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबिलिटी देने में। तो जो ये मुलाकात थी, इस मुलाकात का सिर्फ एक मकसद था कि यकीन दहानी दिलाना कि पाकिस्तान का हर इदारा पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की इज्जत करता है। पाकिस्तान का हर इदारा, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट है, मुझे पूरा यकीन है कि सिविलियन गवर्नमेंट भी इसी पॉइंट पे है कि टैक्स फ्रॉड जो है वो किसी भी मुल्क में टैक्स फ्रॉड के साथ जो है वो सख्ती से डील किया जाता है। तो जो बिजनेस कम्युनिटी के बेसिक तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो यहाँ पे अगर जो पावर्स दे रहे हैं, उन पावर्स को अगर आप उसमें जो सही तरीके से उसकी डेफिनेशंस नहीं करेंगे, उसको एम्पावरमेंट जिन लोगों को दे रहे हैं, उन एम्पावरमेंट के साथ वो लोग इस काबिल होने चाहिए और इतने ज़िम्मेदार होने चाहिए कि किसी इज़्ज़तदार आदमी या किसी जो है टैक्स कंप्लायंट आदमी को तकलीफ ना हो। क्योंकि हमने मुल्क, मैं ये बार बार यही कह रहा हूँ कि मुल्क ने आगे बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्री के कॉन्फिडेंस से चलना है। तो यही वो वजह थी कि जो ये मुलाकात हुई, और यही कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी बिजनेस कम्युनिटी को
18 शहरों के प्रेसिडेंट कहा जा रहा है कि सबको दिया गया। मीटिंग में भी आपने ये कहा कि जो इंटरेस्ट रेट है उनको कम होना चाहिए। आज आपने ट्वीट भी किया जिसमें आपने बताया कि 2022 में जो तजारती खसारा था $17.5 बिलियन का, उसकी वजह हाई ऑयल प्राइसेस और वैक्सीन इंपोर्ट था, ना कि कम इंटरेस्ट रेट। और आप समझते हैं कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, 9% तक आ जाने चाहिए, यानी कि एक एग्रेसिव कट डाउन होना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन भी नीचे आ चुकी है। लेकिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी आप बात सुन लें या स्टेट बैंक की बात सुन लें, वो समझते हैं कि एक कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए और जहां 22% से हम 11% लेकर आए इंटरेस्ट रेट को, अब थोड़ा कॉशियसली इसको कम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान दोबारा बूम एंड बस्ट साइकिल में ना एंटर हो। लेकिन आप समझते हैं कि एग्रेसिव कट डाउन की जरूरत है, क्या वजह है इसकी? शहजाद, इसको थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे मुल्क में 2022 के साल में हमने $17.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट देखा, और जो $17.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, वो हमारे पास उतने रिजर्व्स भी मौजूद नहीं थे कि हम इसको पे कर सकते। और हमने अपने दोस्त मुल्कों से डिपॉजिट लिए और डिपॉजिट लेके जो है अपने करंट अकाउंट को जो है उसकी पेमेंट्स की, और उसका रिजल्ट ये निकला कि पूरी दुनिया ने कहा कि आप अपने पैसे उतने खर्चें जितने आपके पास पैसे हैं। आप इतना बड़ा करंट अकाउंट के अंदर अखराजात कर दें तो कैसे चल सकता है। और उसका रिजल्ट ये निकला कि आपकी 140 रुपए की करेंसी पहले स्टेप पे 220 रुपए गई 2022-23 में, और उसके बाद 280 रुपए पे फरवरी 2023 में जो है एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया, और आज भी 280-82 का है। अब वो जो इन्फ्लेशन आई, वो इन्फ्लेशन तो सारी की सारी इस वजह से आई कि हमने 140 रुपए की करेंसी 280 रुपए कर दी। सब कुछ तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, और जब आपकी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मुल्क में करेंसी जब डिवैल्यू हो गई और उसके हिसाब से हर चीज़ की कीमत बढ़ गई, तो उस इन्फ्लेशन को साथ कहा गया कि हमने सूद के रेट को IMF के साथ एग्रीमेंट किया है कि पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स रखने, ताकि हम पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स इंटरनेशनल जो भी कहता है इकोनॉमिक 101 थ्योरी के तहत आप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट नहीं रख सकते, इन्फ्लेशन से ज़्यादा रखने हैं। तो हमने 22% का सूद पहुंचा दिया, जबकि हमारे मुल्क में सूद का कोई तल्लक नहीं है जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। मैं फिर बार बार कहता रहता हूँ, क्योंकि 104% हमारे बैंकों ने आज के दिन जो डिपॉजिट्स हैं, 104% ऑफ डिपॉजिट्स, जो समझने से मैं कासिर हूँ कि वो पैसा हुकूमत को दिया हुआ है PIB बाउंड पर। तो जब हुकूमत 100% डिपॉजिट बोरो कर रही हुई है और वो क्या कर रही है, उस पैसे का सूद अदा कर रही है, और वो सूद कैसे अदा कर रही है कि आवाम से टैक्स ले रही है। तो आवाम का जो टैक्स है वो टैक्स जा रहा है सूद अदा करने में, और सूद किस लिए दिए जा रहे हैं कि हम इससे महंगाई कंट्रोल करेंगे। मुझे नहीं पता कि पूरी दुनिया के किसी इकोनॉमिक थ्योरी में ये बात लिखी, लेकिन ये गुजर गया 2 साल। मैं समझता हूँ सिर्फ इन्फ्लेशन इसलिए कंट्रोल हुई क्योंकि पाकिस्तान में करेंसी स्टेबल रही, और मैं आज भी कहता हूँ कि करेंसी स्टेबिलिटी की वजह से ही पाकिस्तान स्टेबल हुआ, और पाकिस्तान की जो है तमाम चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं इसकी वजह से। अब हम पे पहुँच गए। अब इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते थे कि 37% पे है और हमने सूद का रेट 22 रखा था, आज वो इन्फ्लेशन वही CPI इंडेक्स, मैं कोर इन्फ्लेशन की भी बात नहीं करता, उसी CPI की बात करता हूँ जिसकी हम 37 किया करते थे। आज कोर इन्फ्लेशन 2.5% से नीचे है जून का। पूरे साल का अगर हम एवरेज कर लें तो 4.5 है। तो उस CPI को जब वो जून में 2.5 आ गया है, पूरे साल की एवरेज 4.5 है, तो हमारा मुल्क क्यों 11% सूद अदा कर रहा है पॉलिसी पे? 50 ट्रिलियन का हुकूमत ने पैसा उठाया हुआ है, 50 ट्रिलियन। अब 50 ट्रिलियन पे अगर हुकूमत पाकिस्तान 6% ज़्यादा सूद अदा कर रही है तो इसका मतलब है 3 ट्रिलियन रुपए। 3 ट्रिलियन हमारे अफवाज पाकिस्तान का बजट नहीं है। एक मिनट शहजाद, अफवाज पाकिस्तान का बजट नहीं है, तो 3 ट्रिलियन ये इतना बड़ा कि मामला है कि हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की डिफेंस में जितने पैसे खर्चे हैं या खर्चेंगे इस साल, उससे ज़्यादा पैसे हमने इसलिए खर्च कर देने सूद पे कि हम किसी तरह से ऐसा ना हो कि इंपोर्ट बढ़ जाए। क्या हमारे पास कोई टूल नहीं है 3 ट्रिलियन को कंट्रोल करने का? हम पाकिस्तान की डिफेंस बजट से ज़्यादा हम सूद का रेट भर रहे हैं। सही गौर साहब, माजिद के साथ मेरे पास वक्त कम रह गया, लेकिन आपका नुक्ता नज़र जो आपके जरिए बताया कि आप समझते हैं कि एक एग्रेसिव कट डाउन होना चाहिए और शरह सूद को नीचे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौहर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।